स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजयगिरी। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है कर्व ट्रेसिंग का लेक्चर नंबर 3 और जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व के बारे में। इसके पहले कर्व ट्रेसिंग के 2 लेक्चर बन चुके हैं जिसमें हमने आपको कार्टेशियन कर्व के ट्रेसिंग के बारे में बताया है, यानी कि ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। इसके पहले के 2 लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व के बारे में। चूंकि ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व का कुछ आपको वर्किंग रूल्स बताएंगे और उसके अलावा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी बताएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, सो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व में हमने आपको 5 स्टेप्स बताए थे। 5 स्टेप्स में हमने आपको पहले बताया था कि पहले बताया था सिमेट्रिकल कैसे चेक करते हैं। दूसरे स्टेप में बताया था ओरिजिन एंड टेंजेंट। तीसरे स्टेप में बताया था इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। चौथे स्टेप में बताया था एसिम्पटोट्स और 5वें स्टेप में हमने आपको जाके बताया था रीजन। लेकिन यहाँ पे आपको 5 स्टेप नहीं मिलेंगे तो उस कम में ही आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, यानी कि पोलर कर्व का जो ट्रेसिंग है वो कुछ आसान हो जाता है कार्टेशियन कर्व से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहले वर्किंग रूल और उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। देखिए, पहले स्टेप में हम सिमेट्रिकल चेक करते हैं कि जो कर्व हमको कोई दिया गया है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं। सिमेट्रिकल चेक करने के लिए हमने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। चारों पॉइंट में से कौन से क्या है चलिए आपको समझाते हैं। देखिए, जो आपको पोलर कर्व की इक्वेशन गिवन रहती है वो आर और थीटा के फॉर्म में होती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू 0। आर और थीटा के फॉर्म में दिया रहता है। जो पोलर कर्व का इक्वेशन होता है वो आर और थीटा के फॉर्म में होता है। तो अगर हम कर्व की इक्वेशन में थीटा को माइनस थीटा से बदल दें, मतलब थीटा की जगह पे माइनस थीटा लिख दें और उसके बाद जो कर्व का इक्वेशन हो वो अनचेंज्ड हो, उसके बाद कर्व का इक्वेशन अनचेंज्ड हो, तो जो हमारा कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। इसके अलावा अगर हम थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज कर दें, मतलब जहां थीटा है वहां पर हम पाई माइनस थीटा कर दें और उसके बाद भी अगर इक्वेशन अनचेंज्ड होगी तो वो हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम थीटा की जगह पे माइनस थीटा कर दें और आर की जगह पे माइनस आर कर दें और उसके बाद भी अगर आपको इक्वेशन अनचेंज्ड दिख रही है तो जो हमारा कर्व होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग ही सिमेट्रिकल होगा। यानी वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होने का 2 पॉइंट है। पहला, अगर हम थीटा को पाई माइनस थीटा कर दें तो भी अगर इक्वेशन अनचेंज्ड है तो भी वाई एक्सिस के होगा, अलोंग वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। और अगर हम एक जगह थीटा को माइनस थीटा से आर को माइनस आर से चेंज कर दें उसके बाद भी अगर इक्वेशन अनचेंज्ड है तो वही हमारा ये क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर हम आर को माइनस आर से चेंज कर दें, जहां पे आर दिख रहा है आपको इक्वेशन में वहां पे आपको माइनस आर कर देना है और उसके बाद अगर आपको इक्वेशन अनचेंज्ड दिख रहा है तो हमारा क्या होगा, जो कर्व होगा वो पोल के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ये जो पोल होता है इसको हम पोलर इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो कार्टेशियन में इसको हम ओरिजिन कहते हैं। जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है जब उसी को हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम ओरिजिन को पोल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो पोल है ये ओरिजिन है, यानी मूल बिंदु है। ठीक है, चलिए अब हम स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में हम क्या देखते हैं, पोल एंड टेंजेंट। जैसे कार्टेशियन में हम ओरिजिन एंड टेंजेंट देखते थे वैसे यहाँ पर हम पोल एंड टेंजेंट देखते हैं। देखिए, पोल एंड टेंजेंट में हमको करना क्या रहता है कि हमको जैसे किसी कर्व की इक्वेशन हमको गिवन रहती है, मान लो कि r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, मान लो हमको ऐसे इक्वेशन दिया रहता है। ठीक है, जो हमको कर्व का इक्वेशन दिया रहता है पोलर फॉर्म में वो कुछ ऐसा ही करके दिया रहता है। मतलब जैसे r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, जैसे r इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, r इक्वल टू 2a 1 प्लस टेन थीटा, ऐसे करके आपको पोलर फॉर्म में इक्वेशन दिया रहता है। तो अगर आपको कोई कर्व की इक्वेशन दी गई है पोलर फॉर्म में तो आपको ये चेक करना रहता है कि जो कर्व की इक्वेशन दिया गया है, ये जो कर्व है वो पोल से होके जा रहा है कि नहीं, यही आपको चेक करना है। यहाँ पर मेनली आपको यही चेक करना रहता है पोल एंड टेंजेंट में कि जो कर्व हमको दिया गया है वो कर्व पोल से होके जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो उस कर्व पर पोल पे जो टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बहुत ही आसान प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है, कार्टेशियन से बहुत ही आसान हो जाता है। आसान क्या हो जाता है कि आपको जो पहले लिखे हैं आपको वो समझाते हैं। इफ फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0, मतलब जो आपको इक्वेशन दी गई है
जो आपको इक्वेशन दी गई है, अगर उसमें क्या बोलते हैं, अगर उसमें थीटा की कुछ वैल्यूओं के लिए आर की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो जो कर्व होगा वो पोल से होके जा रहा है। यही निकल कर आता है मतलब इसका, कि अगर थीटा की कुछ वैल्यू के लिए आर की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो जो कर्व होगा आपका वो पोल से होके जा रहा है। और जो थीटा इज इक्वल टू एल्फा, जो आपको थीटा की जिस वैल्यू के लिए आ रहा है, वो आपका टेंजेंट का एक क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, हम एक क्वेश्चन के जरिए आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आर इज इक्वल टू 2a 1 प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर थीटा की किस वैल्यू के लिए आर की वैल्यू 0 आएगी, आप लोग समझ कर बताइए, सोच कर। देखिए यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 आ जाए तो ये जो 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा। तो थीटा की किस वैल्यू पे टेन थीटा की वैल्यू 0 होती है? आप 0 नहीं, -1 होती है। थीटा की किस वैल्यू के लिए टेन थीटा की वैल्यू 0 होती है? तो 135, यानी थीटा इज इक्वल टू 135 पे टेन 135 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। कैसे? टेन 135 की वैल्यू -1 होती है, ये आप लोग निकाल लेंगे। अब 135 को हम पाई में चेंज करेंगे, आप लोग जानते हो कि चेंज करना, नहीं जानते हो तो आप देख लीजिए। ऐसे हम करते हैं, आप थीटा को पाई में चेंज करेंगे तभी ये हमारा टेंजेंट का एक क्वेश्चन बनेगा। कैसे चेंज होगा? देखिए, इसको हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3π/4, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 3π/4। देखिए थीटा की वैल्यू 3π/4 जब हम रखते हैं तो आर की वैल्यू 0 आ जाती है। आर इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3π/4, यानी कि ये जो कर्व है वो ओरिजिन से होके यानी पोल से होके जा रहा है। चूंकि थीटा की कुछ वैल्यू के लिए आर की वैल्यू 0 आ रही है, यानी ये जो कर्व है वो पोल से होके जा रहा है। इसके अलावा उस पोल पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 3π/4। आपको ये देखने में लग रहा होगा ये टेंजेंट की इक्वेशन है। जी हाँ, ये बिल्कुल टेंजेंट की इक्वेशन है। टेंजेंट की इक्वेशन पोलर फॉर्म में कुछ ऐसा ही आती है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। कंप्लीट क्या हुआ कि हमको चेक करना रहता है कि जो कर्व है वो पोल से होकर जा रहा है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? हम थीटा की कुछ वैल्यू लेते हैं, अगर उस वैल्यू पे आर की वैल्यू 0 आ रही है, अगर थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए आर 0 नहीं आ रहा है तो वो कर्व पोल से होकर नहीं जाएगा। अगर थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए आर की वैल्यू 0 आ रही है तो वो कर्व हमारा पोल से होकर जाएगा। और फिर जो थीटा की जो वैल्यू रहेगी, थीटा को उसी के इक्वल कर देंगे तो वही हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। यानी एक तीर से दो निशाना हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, एक काम किया, दोनों चीज निकल कर आ गया। पहला तो ये चेक भी हो गया और टेंजेंट की इक्वेशन भी आ गई। अब तीसरा पॉइंट जो है उसमें हम बात करेंगे पॉइंट्स ऑन द कर्व। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि कर्व पर हम पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है। अगर ये कोई कर्व है तो भैया इस पर कोई ना कोई पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर इसका पॉइंट का वैल्यू क्या, कौन सा पॉइंट होगा, ये 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 कौन सा। तो हम कर्व पर पॉइंट निकालेंगे, बहुत तरह के पॉइंट निकालेंगे, जिससे हम कर्व का शेप भी पता कर लेंगे। जैसे हमारा एक पॉइंट यहाँ गया, एक पॉइंट यहाँ गया, एक पॉइंट यहाँ गया, तो हम कर्व का शेप इससे पता कर सकते। इसको मिलाते जाएंगे तो कर्व का शेप हमको पता चल जाएगा। यानी तीसरे स्टेप में हम कर्व पर पॉइंट्स पता करेंगे। अब कैसे पता करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कर्व पर पॉइंट पता करने के लिए आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। कैसे? देखिए, जैसे आपको हम यहाँ पर थोड़ा आपको बता देते हैं, लिख के समझा देते हैं। करते क्या है हम कि हम जो इक्वेशन हमको गिवन रहेगी, जैसे हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिया था r इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो हम करते क्या है, इस इक्वेशन को हम थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए r की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं? थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए r की वैल्यू निकालते हैं और हम एक टेबल बनाते हैं। क्या बोल रहा है? सॉल्व द इक्वेशन फॉर r एंड प्रिपेयर अ टेबल। मतलब थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए हम r की वैल्यू निकालते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे थीटा, यहाँ पर लिखेंगे r। अब हम क्या करेंगे, इस थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए r की वैल्यू निकालेंगे। एक बार थीटा बराबर 30 लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 30 रखें अगर थीटा की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू तो 1 होती है 1/2 होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। 1/2 3/2 आ जाएगी। अब फिर क्या करेंगे, हम 60 रखेंगे, रूट 3/2 आएगी। तो ऐसे ऐसे हम इसको सॉल्व करते जाते हैं और एक टेबल बनाते हैं, थीटा और r। मतलब थीटा की किस वैल्यू पे r की वैल्यू क्या आ रही है। अब इस टेबल को हम निकाल के फिर कोऑर्डिनेट खींच के उस पॉइंट को हम नोट करते हैं। जैसे 30 पर 3/2 आ रहा है, यानी कि थीटा 30 पे क्या आ रही है, थीटा जब 30 लेंगे तो r क्या आ रहा है? 3/2, यानी कुछ यहाँ पर आएगा। तो ऐसे ऐसे हम इसका शेप पता करते हैं तीसरे स्टेप की मदद से। मतलब पॉइंट्स ऑन द कर्व हम तीसरे स्टेप में निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बताया। अब चौथे पॉइंट में हम कर्व का रीजन निकालते हैं। यही 4 पॉइंट आपको करने हैं। चौथे पॉइंट में हम कर्व का रीजन निकालते हैं।
देखिए कर्व के बारे में हमने क्या क्या पता किया कि भैया कर्व सिमेट्रिकल है कि नहीं, अगर है तो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। दूसरा क्या पता किया कि कर्व पोल से होकर जा रहा है कि नहीं, मतलब धीरे धीरे हम उसके बारे में सारी जानकारियां निकाल लेते हैं। और तीसरे स्टेप में हमने कर्व का शेप भी निकाल लिया कि कर्व किस शेप में होगा। अब चौथे स्टेप में हम कर्व का रीजन निकालते हैं कि आखिर कर्व कहाँ तक होगा। जब भैया सारी चीजें हम पता कर लेंगे तो हम कर्व को बना सकते हैं कि नहीं, मतलब कर्व की अप्रॉक्सीमेट फिगर बना सकते हैं कि नहीं। तो हमको इसी के लिए हम कर्व को ट्रेस करते हैं, कर्व की अप्रॉक्सीमेट शेप बनाने के लिए या फिर कर्व के बारे में डिटेल निकालने के लिए हम इसको ट्रेस करते हैं। अब रीजन कैसे निकालते हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे हमने आपको इसके पहले स्टेप में क्या बताया था कि आर के और थीटा के बीच में एक आप टेबल निकालोगे, मतलब थीटा की विभिन्न वैल्यूओं पर, थीटा की अलग अलग वैल्यूओं पर आप आर की वैल्यू निकालोगे, हमने आपको बताया था, ठीक है। थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए आप आर की वैल्यू निकालोगे। अब होगा क्या इससे कि अगर देखिए थीटा की किसी वैल्यू पे आर की वैल्यू इमेजनरी आ रही हो, क्या आ रही हो, थीटा की मान लो कि 0, 30, 60, 90, जैसे आप कर्व की सॉरी थीटा की जैसे आप 180 डिग्री लिए, अब आपको 180 डिग्री पे आर की वैल्यू इमेजनरी आ रही है। इमेजनरी का मतलब समझते हो, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई पद आ रहा है तो उसको हम इमेजनरी बोलते हैं। मतलब अगर थीटा की किसी वैल्यू के लिए आर की वैल्यू इमेजनरी आ रही हो, यानी कि थीटा की इस वैल्यू पे आर संभव नहीं है, यानी 180 डिग्री तक कर्व जाएगा ही नहीं। कहने का मतलब यही हुआ कि 180 डिग्री तक कर्व जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इमेजनरी हमने आपको बताया, या फिर हो सकता है निगेटिव आए, अगर किसी वैल्यू पे निगेटिव आ रही है तब भी कर्व वहां तक नहीं जाएगा। जैसे अगर मान लो 60 पे क्या आ रही है कर्व, 60 पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, आर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, तो यानी यहां पर भी कर्व नहीं जाएगा, यानी कर्व का जो फैलाव होगा वो 60 डिग्री तक होगा ही नहीं। बात समझ में कुछ ऐसा, मतलब हम इसका रीजन निकालते हैं, विस्तार निकालते हैं, आखिर कर्व कहाँ तक फैला है। तो कुछ इस तरीके से हम कर्व का रीजन भी निकालते हैं कि आखिर कर्व कहाँ तक फैला हुआ है। थीटा की अलग अलग वैल्यू हम रखते जाते हैं, अगर आर की वैल्यू निगेटिव आने लगी या फिर इमेजनरी आने लगी तो आप समझ लीजिए कि कर्व जो है वो वहां तक जा ही नहीं रहा है, कर्व उससे पहले ही है। बात समझ में आई। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके जरिए आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ट्रेस द पोलर कर्व आर इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा एंड गिव अप्रॉक्सीमेट कर्व। मतलब आपको इस कर्व को ट्रेस करना है और इस कर्व का अप्रॉक्सीमेट फिगर बनाना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, आपको हमने अभी तक वर्किंग रूल्स बताया और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, इसकी ट्रिमेट्री चेक करोगे। हालांकि हमने आपको लिखाया बहुत ज्यादा, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे, देखिए आपको सिमेट्री चेक करनी है ना, तो पहले तो आप कर्व की क्वेश्चन रख लो, यहाँ पर आप सिमेट्री हेडिंग डाल दो, क्या सिमेट्री। अब आप कर्व की क्वेश्चन लिख दो, आर इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब सिमेट्री चेक करने के लिए आपको पहला पॉइंट हमने बताया था, थीटा को चेंज कर देंगे माइनस थीटा में, तो चलिए चेंज कर दीजिए। देखिए थीटा की जगह पे जब आप माइनस थीटा रखोगे, यानी कॉस थीटा की जगह पे जब कॉस माइनस थीटा रखोगे, देखिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, आप लोग पढ़े होंगे, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। यानी कि थीटा की जगह पे जब हम माइनस थीटा रखेंगे तो हमारे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी जो कर्व होगा इस सिमेट्रिकल होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पहला पॉइंट निकल कर आ गया कि जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, कि थीटा की जगह पे लिख देते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा कर देते हैं। और जब आप यहाँ पर पाई माइनस थीटा करोगे तो कर्व जो होगा वो दूसरा आ जाएगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो जब हम कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमारा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल नहीं होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा चौथा भी आप लोग चेक कर लेंगे, हालांकि होगा नहीं, ये केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल हो सकता है एक्स के अलॉन्ग भी हो, वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो। ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, हो सकता है एक से ज्यादा भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो सकता है, बट यहां पर केवल एक्स एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिकल होगा। पहले स्टेप में हमने सिमेट्री चेक कर ली। दूसरे स्टेप में हम चेक करते हैं कि जो दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर सेकंड, दूसरे स्टेप में चेक करते हैं कि जो कर्व है वो ओरिजिन से होकर जा रहा है कि नहीं, और अगर ओरिजिन से होकर जा रहा है तो उस ओरिजिन से होकर जाने वाला टेंजेंट क्या होगा कर्व पर, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, हम कर्व की इक्वेशन लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद हम थीटा की देखते हैं किस वैल्यू पर आर की वैल्यू 0 हो रही है, थीटा की किस वैल्यू पे आर की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। हम चेक करते हैं कैसे, देखिए
थीटा की किस वैल्यू पे आर की वैल्यू 0 हो रही है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम -1 लेकर आए, कॉस थीटा की जगह पे अगर -1 लेके आए तभी आर की वैल्यू 0 होगी। यानी कि हमको कॉस थीटा की वैल्यू -1 लेके आना है। अब कॉस थीटा में थीटा की कौन सी वैल्यू रखें कि -1 आ जाए, हमको ये चूज करना है। तो हम आपको बता दें, तो कॉस पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। कॉस पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू। यानी थीटा की वैल्यू जब हम पाई रखते हैं तो हमारा आर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। कब? जब थीटा बराबर हम पाई रखते हैं। यानी कि जो कर्व है वो हमारा पोल से होकर जा रहा है और उस पोल पर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है थीटा इज इक्वल टू पाई। दो चीज हमारे सामने निकल कर आ गई। पहला कि जो कर्व है वो पोल से होकर जा रहा है, दूसरा जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी थीटा इज इक्वल टू पाई। दोनों चीज यहां से निकल कर आ गई। अब स्टेप थर्ड पे चलते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करना है कि हमको पॉइंट निकालना होगा उस कर्व पर। उस कर्व पर हमको कई सारे पॉइंट्स निकालने होंगे। तो कर्व पर पॉइंट्स निकालने के लिए हमने आपको बताया था, जैसे आपको कर्व की इक्वेशन दी गई है r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो उस पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर एक थीटा और r के बीच में टेबल बनाना होगा। थीटा और r के बीच में टेबल बनाना होगा। और फिर आप क्या करेंगे, यहां पर थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए यहां पर r की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको टेबल बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि थीटा की वैल्यू आपको कई सारी लेनी होगी। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी वैल्यू लेनी होगी तभी आपको कर्व की अप्रॉक्सीमेट साइज मतलब पता चलेगी। तो हम थीटा की वैल्यू पहले 0 लेते हैं। जब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी r की वैल्यू 2a आ जाएगी। 0 पर r की वैल्यू 2a आई। अब हम थीटा की वैल्यू क्या ले लें, 30 ले लें। कॉस 30 लेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, तो हम 30 नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं 60। क्या लेते हैं, 60 लेते हैं। जब हम 60 लेते हैं तो हमारा क्या आता है, थीटा की वैल्यू 60 लेने पे हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और 3/2 होगा, यानी 3a/2 आएगा। क्या आ जाएगा, 3a/2 आएगा। फिर जब हम 90 लेंगे, जब 90 लेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब हम यहाँ पर 90 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि a आ जाएगा। फिर से जब हम क्या लेंगे, अब हम ले लेते हैं डायरेक्ट 90 के बाद 120 लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 120 लेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 120 रखेंगे तो आएगा हमारा -1/2 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा a/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a/2। तो ऐसे ऐसे हम यहाँ पर अब डायरेक्ट 180 रखते हैं। जब हम 180 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 नहीं, 0 आएगा। यहाँ पर -1 आएगा तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जब हम यहाँ पर 360 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a आ जाएगा फिर से। तो ऐसे ऐसे हम इसको सॉल्व करके हम ऐसे पॉइंट निकाल लिए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉइंट हमने निकाले, जबकि आपको और सारे पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो यानी कि हमारे जो पॉइंट आ गया, 0 पे 2a आया, 60 पे 3a/2 आया, 90 पे a आया, 120 पे a/2 आया। तो ऐसे ऐसे हम कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको रीजन निकालना होगा। क्या, रीजन निकालना होगा। मतलब चौथे स्टेप में हमको अभी आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, शेप अभी हम बाद में बनाएंगे, पहले आप रीजन तो निकाल लो कि आखिर कर्व का विस्तार कहाँ तक है। रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी टेबल में आपको थोड़ा और आगे, जहां तक आपको माइनस में नहीं मिली, देखिए 360 तक आपको माइनस में नहीं मिली है, मतलब 360 तक आपको माइनस में नहीं मिला है। तो आप 360 के आगे ले लीजिए, मतलब कि आप थोड़ा और बढ़ा लीजिए। 360 के आगे की वैल्यू एक निकालिए, अगर माइनस में आ जा रही है तो समझ लीजिए कि जो कर्व है वो 360 तक ही होगा। देखिए 360 के आगे वैसे भी नहीं होगा। जो कर्व होगा, जैसे देखिए पोलर फॉर्म में जो 360 होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। अब 360 के आगे अगर आप लोगे तो भैया इमेजनरी तो आएगा ही, क्योंकि आगे कर्व थोड़ी ना फैला है, तो इमेजनरी आएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इमेजनरी आएगा, 100% श्योर है, इमेजनरी आएगा, ठीक है। तो अब हमको रीजन पता चल गया कि जो कर्व होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से 360 के बीच में होगा। कर्व 0 से 360 के बीच में होगा। अब हम आपको कर्व ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कर्व का शेप कैसे बनेगा। ये टेबल आपको जरूरी है इसको नोट करना, तो हम इसको यहां पर बना लेते हैं। क्या, 0 पे 2a, ये थीटा है, ये r है। 0 पे 2a, 60 पे 3a/2 और 90 पे a, 120 पे a/2, 180 पे 0, आगे आगे 360 पे क्या आ जाएगा, 2a आ गया, ठीक है। तो ये टेबल हमने यहाँ पर बना लिया है और अब हम कर्व का शेप बना रहे हैं। कैसे बनेगा, देखिए जब हम एंगल 0 लिए थे, एंगल 0 का मतलब क्या होता है कि एंगल x एक्सिस से 0 है, यानी कि x एक्सिस ही है, ठीक है। जब 0 लिए तो 2a आया, मान लेते हैं 2a यहाँ पर है, 0 लिए तो 2a आया। जब 60 लिए, मान लेते हैं ये 0 है, ये 60 होगा कुछ कितना, 60 होगा कुछ इस तरफ में, और कुछ इस तरफ में 60 होगा। यहाँ पर मान लें 30 है, ये 60 है, ठीक है। ये 30 है,
ये 60 है। बात समझ में आई? तो 60 पे कितना आ रहा है 3a/2। 3a/2 का मतलब पता है कितना होता है? 3a/2 का मतलब होता है 1.5a। 1.5a का मतलब कि 1.5 और a, 1.5 है मतलब कि 1.5 है। 1.5 का मतलब यहाँ पर 2 था तो 1.5 होगा, तो यानी कि कुछ यहाँ पर होगा, कुछ यहाँ पर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ यहाँ पर होगा। अब देखिए 90 पे a है, यानी कि इससे भी कम है। 90 पे a है तो हम 90 पे a मान लेते हैं, कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर कुछ a यहाँ पर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब 90 पे यहाँ पर आ गया तो देखिए 120 पे, अब वो मान लेते हैं 120 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे है, तो यहाँ पे a/2 आ रहा है, यानी कि a/2 का मतलब कि यहाँ पे आ रहा है। a/2 का मतलब यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है 100 a/2 का मतलब कि ये 2a है और ये a/2 है, तो मान लेते हैं a/2 कुछ इतना होगा। यानी कर्व की इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक कैसी बनी? कुछ ऐसी बनी, कुछ ऐसी बनी कर्व की इक्वेशन। फिर जब हम क्या लिए 180 लिए, 180 का मतलब ये हो गया, ये 180 हुआ। 180 पे r0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है, यानी कि कर्व की इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसी बन गई। ठीक है। फिर जब हम 360 लिए तो कितना है? 360 पे 2a आया, यानी 360 कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी 2a आ रहा है। तो जब आप बीच में निकाले रहेंगे पॉइंट तो आपका कुछ जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा भी बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है वैसे यहाँ पर भी बनेगा। तो कुछ कर्व आपका जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। तो कर्व की अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन हमने आपको बता दी कि आपका कर्व कुछ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए अगर आप इसका निकालना चाहेंगे तो देखिए विस्तार जो है वो 360 तक है, 0 से 360 में है। विस्तार जो है वो 0 से 360 के बीच में है। इसके अलावा अगर आपसे बात करें सिमेट्रिकल की, तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल भी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल भी है। और दूसरे पॉइंट में हमने निकाला था कि ये पोल से होके जा रहा है, तो आप देख सकते हो ये पोल से होके जा रहा है, पोल से होके जा रहा है। समझ में आ गई कि नहीं बात? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आप किसी पोलर कर्व को ट्रेस कैसे करते हो, कौन कौन सी चीजें निकालते हो, उसकी अप्रॉक्सीमेट फिगर कैसे बनाते हो। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व वाला चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व आज आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।